Learners, today we are going to learn a very important topic of prose, which is an essay by Francis Bacon. The name of the essay is Of Truth. But before that, like my video, share it, and subscribe my channel. So let's start. Francis Bacon. Francis Bacon was the greatest prose writer of 16th and 17th century. His essays have great value till today. फ्रांसिस बेकन 16 और 17 का बहुत ही मशहूर राइटर है और वो उसके जो उसने एसेज लिखे हैं वो आज तक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं प्रोज में. ही इंट्रोड्यूस्ड बेकनियन मेथड. बेकनियन मेथड क्या है? इट इज़ द प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन एंड साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ. इसका ये किस लिए फेमस है राइटर कि इसने बेकनियन मेथड ईजाद किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जब साइंटिफिक इंक्वायरी इसने प्रपोज की कि एक चीज़ के बारे में जब आप डिस्कशन करते हैं या उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो आप उसको साइंटिफिक नज़रिए से जांच पड़ताल उसकी की जाए और प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन की जाए. सो बेकन ने मॉडर्न सिस्टमैटिक थॉट को ईजाद किया और अपनी राइटिंग में लिखना स्टार्ट किया कि जब किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है किसी टॉपिक को तो उसके अंदर साइंटिफिक तरीके से इंक्वायरी की जाती है. अब हम देखते हैं कि बेकन का राइटिंग स्टाइल किस तरह से है. हिज सेंटेंसेस आर शॉर्ट एंड लूसिड एंड ही अवॉइड पैरेंथेसिस. शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करता है बहुत ही सॉफ्ट से एंड और ज़्यादातर पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स वगैरह का यूज़ जिसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी जाती है वो उसको अवॉइड करता है. ही यूजेस Latin quotations एंड allusions. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेकन की राइटिंग स्टाइल में ये है कि वो Latin quotations बहुत यूज़ करता है. दिस शोज़ कि बेकन वॉज ए लर्नड राइटर. वो उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा था, उसने डिफरेंट स्टडीज़ और रीडिंग्स वो एक्सटेंसिव रीडिंग किया करता था तो इसलिए उसकी लेटिन उसको बहुत अच्छे से आती थी और उसकी फेमस कोटेशंस वगैरह वो बीच में ऐड किया जाता था. एंड एल्यूजन्स जो कि किसी की चीज़ को रेफ़र करते हैं जिसको हम उर्दू में तलमीह कहते हैं. His use of rich similes and metaphors is very important. Similes और metaphors बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही अच्छी यूज़ करता है वो, which add clarity and force to his style. जिसकी वजह से जो कि metaphors और similes वो define करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ करता है उससे जो subject matter है वो और भी ज़्यादा clear हो जाता है और उसके style को और force मिलती है. So now we will start the summary of the essay. We will discuss generally what the essay Of Truth is about. Bacon addresses the question whether it is worse to lie to others or to oneself, or to possess truth or to think one possesses the truth, but be mistaken and hence unintentionally convey falsehood to both oneself and to others. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक ही सेंटेंस में पूरी समरी की जो समरी है ऐसे की वो बता दी गई हैं कि बेकन ने अपने इस ऐसे में क्या बात कही है. वो ही रेजेस द क्वेश्चन कि क्या सबसे बुरी बात ये है कि दूसरों से झूठ बोलना या ज़्यादा बुरा ये है कि अपने आप से झूठ बोलना, या फिर ज़्यादा बुरा ये है कि इंसान के पास उसको ट्रुथ का पता हो लेकिन वो ये समझता हो कि उसके पास ट्रुथ है जबकि वो इस बारे में गलत फहमी से हो कि उसके पास ट्रुथ मौजूद है और इसकी वजह से वो ना चाहते हुए दूसरों को फॉल्सहुड या गलत बातें बताए, अपने आप को भी और दूसरों को भी. Thus, in this essay, Bacon shares astonishing aspects of truth. वो बहुत ही different aspects, different पहलू ट्रुथ के बारे में उसने एक्सप्लोर किए हैं अपने इस essay में. वो अपना स्टार्ट ऐसे का इस तरह से करता है. देयर आर सम पीपल हु डू नॉट केयर फॉर ट्रुथ एंड कंसिडर्स इट ए रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर सेट ऑफ थिंकिंग. कुछ लोग जो हैं उन्हें सच वैसे ही नहीं पसंद होता या फिर वो सच बोलना या सच को जानना पसंद वैसे ही नहीं करते, उसके बारे में परवाह ही नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक किस्म की रिस्ट्रिक्शन है या लिमिटेड कर देता है उनकी सेट ऑफ थिंकिंग को. उनकी सोचने का जो उनका ओपिनियंस होते हैं, उनका जो अपना माइंडसेट होता है उसके ऊपर जो सच है वो एक किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है जिसकी वजह से वो अपने टाइप की थिंकिंग नहीं कर पाते हैं. अपने इस एस्से में बेकन पॉन्टियस पायलेट की एग्जाम्पल देता है जो कि एम्परर था टिबरिस कोर्ट का जिसने जीसस क्राइस्ट की परसिक्यूशन करवाई थी. उसको इस यहाँ पे यूज़ करते हुए उसका नाम बेकन ये कहता है कि किस तरह से ह्यूमंस इन जनरल ट्रुथ को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है और इनकन्वीनियंट लगता है. इसी तरह से पायलट ने भी किया था.
फिर बेकन डिस्कस करता है कि कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स ने ट्रुथ की नेचर के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया, ग्रीक फिलोसोफर्स जो कि इस मैटर में जिन्होंने बहुत रिसर्च की, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि लोग ट्रुथ को अवॉइड क्यों करते हैं और झूठ की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो जिसकी वजह से उसने ये रीजंस दिए फॉर टेलिंग लाइज। नंबर 1 इज़ दैट ट्रुथ इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड। उसने सबसे पहले ये वजह बताई झूठ बोलने की और ट्रुथ को अवॉइड करने की कि ट्रुथ को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो है कि बहुत मेहनत लगती है ट्रुथ को ढूंढने में, और जब ये मिल भी जाता है तो इसको फॉलो करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री विल। जब इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है या उसकी जो अंदर की ख्वाहिशात होती हैं वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन उसकी जो जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब ये इस चीज़ की हमारे ऊपर लिमिटेशंस आ जाती हैं तो ये अच्छा नहीं लगता एक इंसानी फितरत को, नेचर को, कि उसके पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, और इसलिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि ट्रुथ को फॉलो भी करना पड़ता है, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन टाइप फील होता है। थर्ड रीज़न इज़ सम हैज़ विशियस नेचर। फिर उसने कहा कि कुछ लोगों की नेचर ही ऐसी होती है कि उन्हें झूठ बोलना पसंद होता है। उनको एक नेचुरल और करप्ट जो है किस्म की उनकी थिंकिंग होती है, जो जो खुद ही वैसे ही उन्हें झूठ बोलना अच्छा लगता है और लाए पसंद होता है, इसलिए ये नेचुरली वो ट्रुथ को अवॉइड करते हैं। नंबर 4 इज़ लाई इज़ प्लेजरेबल। कुछ लोग झूठ बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये प्लेजर देता है। जैसे कि उसने फिर कहा कि जैसे कि मर्चेंट्स यूज़ करते हैं अपनी किसी चीज़ को बेचने के लिए, जैसे दुकानदार जो है उसकी झूठी तारीफ़ें करता है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, जिसकी वजह से हमें वो अच्छी लगती है और हम उसको ख़रीद लेते हैं। तो ये प्लेजर भी देता है और इससे उनका काम भी बन रहा है, तो इसलिए वो झूठ बोलते हैं, और क्योंकि उनको इससे प्रॉफिट मिलता है। पांचवा रीज़न क्या है कि ट्रुथ इज़ डिप्रेसिंग एज इट रिमूव्स फॉल्सहुड। अच्छा, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं या हम किसी को अच्छा पेश करना चाहते हैं तो हम उसकी बढ़ा चढ़ा कर उसकी जो क्वालिटीज़ नहीं भी होती उनको बयान करते हैं, या फिर उसके अंदर जो क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं उनको एग्जैजरेट करके बयान करते हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है ट्रुथ नहीं होता। तो ट्रुथ डिप्रेसिंग है क्योंकि एक इंसान के अगर हम ये फॉल्सहुड हटा दें बिल्कुल, उसकी जो एग्जैजरेशन है, इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि उसको बढ़ाने चढ़ाने के लिए पेश की जाती हैं, जब उनको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए तो फिर इंसान को उसकी हकीकत पता चलेगी जो कि कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो डिप्रेस हो जाता है और अपने आप को कम कम समझना शुरू कर देता है। उसने बेकन ने इसमें यूज़ कहा कि ट्रुथ एक डे लाइट की तरह है, दिन की रोशनी की तरह, जो कि सारे किस्म के मास्क को और छुपे हुए चीज़ों को हटा देता है और उनको प्यारा करके या खूबसूरत बनाकर नहीं दिखाता, जैसे कि एक कैंडल लाइट दिखाती है। यानी कि ये दिन की रोशनी है, ना कि कैंडल लाइट की तरह एक ट्रुथ होता है जो कि साफ शफाफ सब कुछ दिखा देता है। लाई जो है वो प्लेजर देता है, जबकि ट्रुथ जो है वो इंसान के दिमाग को मेलनकली से इसलिए भर देता है क्योंकि वो इंसान की सारी फॉल्सहुड को ख़त्म कर देता है, उनको सामने ज़ाहिर कर देता है कि सच्चाई क्या है, और उनकी जितने भी होप्स, ओपिनियंस और वैल्यूएशंस वगैरह होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो ये 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान ट्रुथ को अवॉइड करता है और लाई को प्रेफर करता है। फिर उसके बाद बेकन ने डिस्कस किया फ़िलोसॉफ़िकल ट्रूथ को। अब ये क्या है कि उसने कहा कि जो अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने पोइट्री को अच्छा नहीं समझा, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इंसान के दिमाग को फॉल्सहुड से भर देती हैं, और वो सारी बात है पोइट्री के अंदर एग्जैजरेटेड मेटाफर्स एंड सिमिलीज वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो कि एक छोटी सी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो वो उसने ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने कहा कि ये इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं और उसके लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन पोइट्री जो है वो हार्मफुल इतनी भी नहीं है, क्योंकि अगर वो दिमाग में इंसान ने एक दफ़ा पढ़ी और वो उसके दिमाग से गुजर गई तो वो इतनी हार्मफुल नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें उसने कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं दिया, आप सिर्फ प्लेजर के लिए पोइट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा आपके दिमाग पे असर कर जाए कि वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ट्रुथ जो है उसकी इंक्वायरी, उसके बारे में नॉलेज और जो बिलीफ ऑफ ट्रुथ है वो इंसान इज़ द हाईएस्ट गुड ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ट्रुथ के बारे में जानना, उसका नॉलेज होना।
इट गिव्स लाइट टू मैन, ये इंसान को रोशनी देता है और इसको डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस से हटाता है, जो इग्नोरेंस की तारीकी में इंसान डूबा होता है उससे हटाता है ट्रुथ। फिर वो थोड़ा रिलीजियस ट्रूथ की तरफ आता है और बताता है कि गॉड की फर्स्ट क्रिएशन थी ये ट्रूथ, जब उसने इंसान की स्पिरिट को लाइट ऑफ ट्रूथ से भरा। इफ मैन फॉलोज ट्रूथ ही कैन सी ऑल थिंग्स क्लियरली एंड अवॉइड द एरर्स कमिटेड बाय अदर्स। एक इंसान जब सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो वो सारी बुराइयों को छोड़ देता है और जो दूसरों ने गलतियाँ की वो उनको दोबारा कभी नहीं दोहराता। इसलिए ये एक दुनिया में जन्नत की तरह है कि एक इंसान को ट्रुथ जो है पता भी चल जाए, लेकिन इसकी वजह से वो गरूर में भी ना आए और हम्बल रहकर ट्रुथ के पाथ को फॉलो करें। तो ये फिलोसॉफिकल ट्रुथ बेकन ने प्रेजेंट किया। फिर दूसरा टाइप का ट्रुथ जो बेकन ने अपने एसे में दिया वो है ट्रुथ इन डेली प्रैक्टिकल लाइफ, कि अपनी डे टू डे रूटीन में हम ट्रुथ कैसे इम्पार्ट करें। उसने कहा कि ट्रुथ को हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में लाएं, चाहे कोई भी काम हम कर रहे हों और चाहे वो बिज़नेस है या कोई हमारी जॉब है, उसके अंदर हम ट्रुथ को इम्प्लाई करें ताकि हम लोगों को अच्छी डीलिंग हम करें। और ये एक ऑनर है एक इंसान के लिए, इंसान की फितरत के लिए ये एक ऑनरेबल बात है। लर्नर्स, हमने इसके बेकन के इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि वो सिमिलीज और मेटाफर्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करता है। तो अपने इस हिस्से में वो एक सिमिली यूज़ करता है दैट ट्रुथ इज़ लाइक अ पर्ल, और वो इसको डायमंड से कंपेयर करता है, किसी कार्बंकल से या डायमंड से, कि ट्रुथ इज़ अ पर्ल एंड नॉट अ डायमंड और कार्बंकल। अब इसमें क्या है कि एक पर्ल जो है वो शाइन्स इन द डे, वो सुबह भी शाइन करता है। पर्ल को कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं चाहिए होती शाइन करने के लिए, वो ट्रुथ की तरह साफ शफाफ नज़र आता है। ट्रुथ जो है इसीलिए इज़ लाइक अ पर्ल, जबकि एक डायमंड और कार्बंकल जो है वो नाइट को ग्लो करता है, जिसकी वजह से एक अनरियल सी फीलिंग आती है उससे। डार्कनेस के बीच में जो है उसे ज़रूरत होती है टोटल डार्कनेस की, ताकि वो ग्लो कर सके, जो कि उसने कहा है कि ये एक लाई को उसने डायमंड और कार्बंकल कहा है और ट्रुथ को पर्ल कहा है। जो पर्ल है वो नेकेड आई को विजिबल होता है, नज़र आता है, वो किसी और चीज़ की रोशनी की या लाइटनिंग अप की उसे ज़रूरत नहीं होती, अनरियलिस्टिक तरीके से वो खुद ही साफ शफाफ सामने नज़र आ रहा होता है। जबकि जो फॉल्सहुड है वो इस तरह से होता है कि किसी चीज़ को टोटल डार्कनेस में एक नकली की रोशनी देकर उसे ब्राइटन करता है। इसने यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त सिमिली यूज़ की है पर्ल की। फिर उसके बाद बेकन जो है वो कहता है उस पहले ट्रुथ के बारे में वो उसने प्रमोट किया सारा और उसकी सपोर्ट किया कि ट्रुथ ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद वो उसका दूसरा एस्पेक्ट दिखाता है कि ट्रुथ के अंदर जब थोड़ा सा लाए शामिल कर दिया जाए तो वो एक प्लेजरेबल चीज़ सामने आती है। क्यों उसने ये कहा? वो कहता है कि इंसान जब ट्रुथ के अंदर लाए को मिक्स करता है तो इससे दूसरों को खुशी मिलती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ट्रूथ जो है वो सारी फॉल्सहुड को हटा देता है और सामने एक सिंपल सी चीज़ सामने खड़ा कर देता है, तो इसलिए वो बहुत ही ब्लैंक या ब्लैंड हो जाती है। तो इसलिए जब किसी चीज़ को खूबसूरती देनी हो तो हम थोड़ा सा लाए ऐड करते हैं बीच में। अगर हर एक चीज़ को उसके ट्रू कलर्स में पोर्ट्रे कर दिया जाए, हर एक चीज़ के ऊपर से फ्लैटरिंग कमेंट्स और एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी जाएँ, तो फिर वो अच्छी या इतनी इंटरेस्टिंग या अपीलिंग नहीं लगेगी। जैसे कि अगर पोइट जो है वो अपने मेटाफर्स वगैरह या एग्जैजरेशन अपनी पोइट्री में यूज़ नहीं करेगा तो उसकी पोइट्री इतनी अपीलिंग या खूबसूरत नहीं लगेगी। इसीलिए उसने कहा कि अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डथ एवर एड प्लेजर, कि जब मिक्सचर किया जाता है लाई का ट्रूथ में तो उससे का रिजल्टिंग नतीजा क्या आता है? प्लेजर। फिर उसने कहा कि लाए जो है वो किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ट्रूथ जो है वो जिस तरह से होता है वो एब्सोल्यूट होता है और उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस नहीं होती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फिर वो कहता है कि ये जो ट्रूथ है इसका नॉलेज होना ये एक यूनिक गिफ्ट है जो इंसान को मिलता है। जब एक इंसान को एब्सोल्यूट फेथ होता है ट्रूथ के अंदर तो वो बहुत ही इंजॉयबल फीलिंग बन जाती है उसके लिए, इससे ज़्यादा हायर चीज़ कोई हो नहीं सकती। फिर वो कहते हैं कि जब गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड तो ही गिव द लाइट ऑफ सेंस टू द मैनकाइंड, इंसान को सेंस से नवाजा गया।
फिर इस सेंस को यूज़ करते हुए ह्यूमन बीइंग्स ने अपने इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। फिर गॉड ने ह्यूमंस को पावर ऑफ रीज़न दी कि वो समझ सकें हर एक चीज़ का मकसद और सही गलत में फ़र्क कर सकें। फिर जिसकी वजह से उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई ह्यूमन बीइंग्स को। फिर गॉड ने ऐसी लाइट क्रिएट की जिसकी वजह से पूरी दुनिया रोशन हो गई। फिर वो लाइट ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर पड़ी जिसकी वजह से वो अपने नॉलेज और विजडम में सुपीरियर हो गए दूसरी स्पीशीज़ के निस्बत। और उसने वो अपनी लाइट इंसानों को ही अता की बिकॉज ही लव देम मोस्ट। तो इस तरह से उसने रिलीजियस ट्रूथ भी अपने इस एसे में प्रेजेंट किया। फिर उसने कहा कि यही ट्रूथ, इसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि हमें अपनी डेली लाइफ में भी ट्रूथ को इम्प्लाई करना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए। और उसने कहा कि वो इंसान जो कि इंसानों से डरता है रादर देन गॉड, और उनके डर की वजह से, इंसानों के डर की वजह से झूठ बोलता है और खुदा से नहीं डरता कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो डे ऑफ जजमेंट पे जो है, जिसने सारी ज़िंदगी जिस इंसान ने झूठ बोला होगा तो उसे पनिश किया जाएगा उसके गिल्ट के लिए। तो इसलिए वो क्या चीज़ को इम्पार्ट कर रहा है अपने ऐसे में कि हमें अपने डेली लाइफ में ट्रूथ को यूज़ करना चाहिए। सो दिस वाज द ऐसे ऑफ ट्रूथ बाय फ्रांसिस बेकन। अब हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे कि उसके अंदर इसने, समरी तो हो गई, अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर उसने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं। सो दिस essay हैज़ अ सिंगल मेन आइडिया। बहुत ही एक आपने भी नोट किया है कि इसके अंदर मेन आइडिया उसने डिस्कस किया है, कुछ इररेलेवेंट डिस्कशन उसने नहीं की। ट्रूथ के बारे में था, ट्रूथ को ही उसने डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस किया है। देन अगेन उसने सिमिलीज एंड मेटाफर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें यूज़ की हैं, और जिससे ये भी शो होता है कि वो बहुत लर्नड था, एजुकेटेड था। उसने इसको सिंपल और नेचुरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये ऐसे लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसने या बहुत ही फ्लैटरिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ की, जो स्टेटमेंट के तौर पे सही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी है बेकन की, कि जो वर्ड्स जितने चाहिए होते हैं किसी एक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए वो उतने ही यूज़ करता है, कुछ वो एक्स्ट्रा बीच में ऐड नहीं करता डिटेल्स। एफोरिज्म जो है वो बेकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, जो कि जिसके लिए वो जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ शॉर्ट एंड विटी सेइंग्स। शॉर्ट और विटी सेइंग्स जो है वो इसमें ऐड करना अपने राइटिंग में, जिससे बहुत ज़बरदस्त इमेज आता है, बहुत अच्छी फोर्स आती है स्टाइल में इंसान के। तो वो सेइंग्स जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से और अच्छी अच्छी सेइंग्स वो ज़रूर ऐड करता था अपने एसेज में। जैसे कि उसने अपने इस ऐसे में यूज़ किया है, सर्टनली इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैन्स माइंड, मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ। ये उसने एक सेइंग यूज़ की है, इसका ये विटी स्टाइल है जो कि उसने अपने ऐसे में यूज़ किया है। फिर एक और चीज़ जो वो यूज़ करता है, हिज इमेजरी ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, इस ऐसे में उसने यूज़ की है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इमेजरी वो चीज़ होती है जो हमारी सेंसेस को अपील करती है, और इसके अंदर उसने लाइट एंड डार्कनेस का बहुत ही ज़बरदस्त सा कंट्रास्ट दिया है ट्रूथ और लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्ट्रक्चर इसका ऐसे का सॉलिड है, intriguing and rhetorical methods and persuasive in arguments in presence। किस तरीके से उसने स्ट्रक्चर अपने ऐसे में प्रेजेंट किया है कि वो हमारी थिंकिंग को जो है वो ट्रिगर करता है, हमें सोचने पे मजबूर करता है। और रेट्रिकल मेथड्स उसने जैसे कि क्वेश्चंस वगैरह अरेज करना, इस तरह से उसने अपने ऐसे में यूज़ किए हैं, और जिससे जो आर्ग्यूमेंट्स इस ऐसे में उसने प्रेजेंट किए हैं, अपने पॉइंट्स, अपने आइडियाज़, वो बहुत परसुएसिव लगते हैं इन सारी टेक्निक्स की वजह से। तो इन शॉर्ट बहुत ही अच्छा ऐसे उसने ऑफ ट्रूथ भी लिखा है, इसकी समरी भी हमने डिस्कस की और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप।